झारखंड विधानसभा टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार जोहार। मैं एम ए हक, विजिटिंग फैकल्टी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड मेंटर फॉर आईएएस एस्पिरेंट्स आपके समक्ष इको टॉक कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक मुद्दों को सरलता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। वर्ल्ड बैंक के द्वारा विगत कई दिनों से ये लगातार सूचना दी जा रही है कि 2023 में एक रिसेशन समस्त विश्व के समस्त उपस्थित होने की संभावना है, जिसके अंतर्गत लोगों के पास क्रय शक्ति की कमी हो जाएगी और इससे उत्पादकता, आयात निर्यात तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों में व्यापक असर पड़ेगा। इस चेतावनी या इस प्रकार की शंका के समाधान के लिए विश्व के अलग अलग देश तथा संस्थाएं कमर कस चुकी है और वे इस समस्या के निदान के लिए निश्चित ही कोई प्रभावशाली कदम उठा रहे हैं। आज हम आपके समक्ष विश्व बैंक के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत कर रहे हैं। विश्व बैंक का गठन 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया। इसमें कुल 44 कंट्री ने सम्मेलन में भाग लिया और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वैश्विक स्तर पर एक त्रासदी हुई है, एक ध्वंस हुआ है, एक आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से चरमरा गई है, तो ऐसे स्थिति में विभिन्न देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और इसके माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने का मुख्य उद्देश्य था। वर्ल्ड बैंक को हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं और इसका मूल रूप से दो तरह का काम होता है। पहला कि लो इनकम या मिडिल इनकम वाले कंट्रीज को सॉफ्ट लोन प्रदान करना और साथ ही साथ ऐसे देशों को आवश्यकता के अनुसार ग्रांट प्रदान करना, अनुदान प्रदान करना। जब हम विश्व बैंक की बात करते हैं तो विश्व बैंक का सामान्य रूप से दो संस्थाओं को जोड़कर हम उसे देखने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला है IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1945 में हो गई थी और वर्तमान समय में इसमें 189 देश सम्मिलित हैं। इसके साथ दूसरा जो एक संगठन जुड़ा होता है जिसे हम IDA कहते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना मुख्य रूप से गरीब देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सहायता के उद्देश्य से किया गया। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में मूल रूप से 5 ऑर्गेनाइजेशन का एक समूह कहते हैं, जिसमें से IBRD भी है और IDA है। इसके अलावा इसके अंतर्गत इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, जिसका गठन 1956 में किया गया, इसमें कुल 184 देश हैं और इसका मूल उद्देश्य ये होता है कि न्यू मार्केट्स, नए बाजार में ऋण दे करके उनकी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना और विकास को एक नई गति प्रदान करना। इसकी चौथी संस्थाएं हैं जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना 1988 में की गई और वर्तमान समय में इसमें 181 कंट्रीज सम्मिलित हैं। विश्व बैंक इस संस्था के माध्यम से विभिन्न देशों में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सुनिश्चित करता है, जिसके माध्यम से विकसित देश या अमीर देश के जो संस्थाएं हैं वो विकासशील देशों में जा कर के अपने स्ट्रक्चर, अपने मूलभूत आधारभूत संरचना का निर्माण करती FDI के माध्यम से। इसकी पांचवी जो संस्था है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। कई कंट्रीज के बीच जब लोन या ऋण का आदान प्रदान होता है या इस प्रकार की जब वित्तीय गतिविधियां होती हैं तो उनके बीच कुछ डिस्प्यूट हो जाता है। ऐसे डिस्प्यूट को हल करने का मूल
जो समाधान करने का जो दायित्व है वो इस संस्था के द्वारा किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक वैश्विक अर्थव्यवस्था में हर प्रकार से आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और अलग अलग देशों के विकास के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत होती है। इसके साथ साथ वह यह भी आकलन करती है अनुसंधान के माध्यम से कि भविष्य में किस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा या किस प्रकार से इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, और इससे हमें सब सचेत रहने की आवश्यकता है। विश्व बैंक के गठन के बाद प्रारंभ में इसकी गतिविधियां बहुत धीमे गति से चली। उसका मेन कारण यह था कि अमेरिका ने एक विश्व युद्ध के बाद एक मार्शल प्लान के द्वारा यूरोपियन कंट्रीज को सहायता देने की अपनी एक रणनीति बनाई थी। इसके बावजूद भी पहली बार विश्व बैंक ने फ्रांस को अपना अनुदान दिया और सहायता दिया 1947 में, और इसके बाद ये प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ हो गई। अगर हम विश्व बैंक के कार्यों के संदर्भ में बात करें तो इसके कार्यों को अलग अलग कालखंड, अलग अलग टाइम पीरियड पे हम देख सकते हैं कि ये किस टाइम पीरियड पर किस प्रकार से अपने कार्यों को, गतिविधियों को आगे बढ़ाए। अगर हम इसको देखते हैं इस तरह से तो 1944 जब इसका गठन हुआ और तब से लेकर 1974 तक, यानी लगभग 30 वर्षों में इसकी शुरुआत बहुत धीमी गति से हुई और बहुत कम राष्ट्रों को इन्होंने डेवलपमेंट के लिए ऋण दिया। दूसरा इसका पीरियड जब हम देखते हैं 1974 से 80 के बीच, तब विश्व बैंक ने यह निर्णय किया कि जो दुनिया के विकासशील देश हैं उनके हम डेवलपमेंट के लिए एक लॉन्ग टर्म ऋण देंगे जिसकी अवधि 5 वर्ष से 20 वर्ष के बीच होगी, और यह किसी भी कंस्ट्रक्शन के कुल अमाउंट का लगभग 85% तक हो सकता है। बाकी 15% उस देश को अपने आधार पर वित्त उपलब्ध कराने होंगे। 80s के बाद विश्व बैंक ने एक अलग तरह का निर्णय लिया और इसमें कहा गया कि जो दुनिया के थर्ड वर्ल्ड है, यानी विकसित विकासशील देश और उससे भी जो पिछड़े देश है जिसको हम लोग थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट कहते थे, वहाँ पर अब ऋण दिया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मूलभूत संरचनाएं जैसे हॉस्पिटल, जैसे रोड, जैसे इंडस्ट्री, इन सब के निर्माण के लिए ऐसे देशों को बहुत कम रेट पर या 0 इंटरेस्ट रेट पर इन्हें ऋण दिया जाए। 91 के बाद जब वैश्विक स्तर पर एक नई प्रकार की समस्याओं का आभास हुआ जिसमें इन्वायरमेंट सबसे बड़ी इशू थी जो कि समस्त विश्व को प्रभावित कर सकती थी, इसीलिए 1991 में वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि अब वो वन एवं पर्यावरण के संदर्भ में जो भी संस्थाएं काम कर रही है, चाहे वो एनजीओ काम कर रहा हो या कोई भी प्राइवेट संस्थाएं काम कर रही हों, हम उनको भी ऋण प्रदान करेंगे। 2000 आते आते विश्व बैंक को यह अनुभव हुआ कि वैश्विक स्तर पर कई प्रकार की जो बीमारियां हैं उस बीमारियों से लोग बहुत ग्रस्त हैं, और इन बीमारियों के निदान के लिए, इनके लिए जागरूकता के लिए अब विश्व बैंक जो है वो ऋण प्रदान करेगी। विशेष करके 2 चीज़ों पर यहाँ पर फोकस किया गया, एड्स और टीबी जैसे बीमारियों के समाधान हेतु। विश्व बैंक न केवल आर्थिक गतिविधियों में अपने धन उपलब्ध कराता है बल्कि इसके साथ साथ सामाजिक उत्थान और सामाजिक प्रगति के लिए भी ये लगातार प्रयास करता रहता है। यूएनओ की कई संस्थाओं के द्वारा इन्होंने सहस्त्राब्दी लक्ष्य का भी निर्धारण किया, जिसे 2015 तक 8 लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्णय किया गया था। 2020 में जब वैश्विक स्तर पर एक महामारी कोविड-19 पूरे विश्व में एक तरह से विश्व को अपने कब्जे पे ले चुका था और आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई थी, तो ऐसे स्थिति में विश्व बैंक ने यह निर्णय किया कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए वे 78 देशों को ऋण और सॉफ्ट लोन तथा ग्रांट उपलब्ध कराएंगे।
इस प्रकार विश्व बैंक अलग अलग समय पे अलग अलग कार्यों पे फोकस करते हैं और इसका मूल उद्देश्य आम गरीब लोग और पिछड़े देशों के प्रगति से संबंधित होता है। सवाल ये उठता है कि विश्व बैंक के पास ग्रांट या ऋण देने के लिए धन कहाँ से आते हैं, तो इसका मूल रूप से दो स्रोत होते हैं। पहला स्रोत ये होता है कि विश्व के कई देश, जिसमें से 5 प्रभावशाली देश, जिसमें यूएस है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, जर्मनी है, चीन है, ये 5 देश विश्व देश को सबसे बड़ी मात्रा में ग्रांट या अनुदान देते हैं। इसके साथ साथ विश्व बैंक की एक संस्था जिसे हम IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहते हैं, ये शेयर जारी करती है और उस शेयर के माध्यम से भी इसकी अर्निंग होती है। विश्व बैंक का संचालन एक बहुत बड़ी टीम के द्वारा किया जाता है, जिसके एक अध्यक्ष होते हैं, 2 उपाध्यक्ष होते हैं और इसके 3 वरिष्ठ उपाध्यक्ष होते हैं। वर्तमान समय में डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं और वो 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। इसके उपाध्यक्ष के रूप में अंशुला कांत भी हैं जो भारतीय मूल के हैं, तथा इसमें 25 बोर्ड मेंबर और 28 एक मेंबर की कमेटी होती है, जिसके माध्यम से विश्व बैंक अपने समस्त निर्णय को संपन्न करता है। समय समय पर विश्व बैंक की आलोचनाएं भी होती है, विशेष रूप से विकासशील देश और विकसित देशों के माध्यम से। उनका यह मानना है कि विश्व बैंक जब भी किसी देश को ऋण देता है तो उसकी पॉलिसी को अपने अनुसार परिवर्तित करने का प्रयास करता है। यदि पॉलिसी में परिवर्तन नहीं होती है तो वो ऋण को रोक देता है। तो इस प्रकार से ये कई बार लोकतांत्रिक संप्रभुता को भी प्रभावित कर सकता है या करता है। पर इसके बाद भी विकास के लिए आर्थिक उपलब्धियां सबसे अधिक है, आर्थिक आवश्यकता सबसे अधिक है, जो विश्व बैंक समय समय पर ऐसे देशों को देता है। विश्व बैंक के साथ एक अन्य संस्था भी 1944 में उभर कर सामने आई, IMF, जिसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।